तो हेलो। तो चलो आज हम करेंगे यूनिट 2, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट 2 है उसके अंदर का सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट यूनिट का जो थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है और जो प्रीवियस ईयर बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, तो मैं वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के वाले वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का करूंगा, ठीक है। 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। चलो, तो हमें इधर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम इज गिवन ए शेप ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का शेप दिया हुआ है। If a cell of EMF 2 volt is connected across the 2 points A and B, ठीक है, across the 2.2 volt EMF connected है। तो बोला आ गया है as shown in the figure, then find out the current निकालना मुझे पड़ेगा along the path AD, ठीक है, AD along the path where CD of the wire of resistance 6 ohm। तो CD जो है ना वो 6 ohm का है, ठीक है। तो चलो, मैं ये तो नॉर्मल एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मैं उसका पहले मतलब क्या बोलते हैं, उसका पहले नॉर्मल एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे सॉल्व करने में इजी। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो। क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकता है, बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आने का। और ऐसे अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो पहले आपको ऐसे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तो सॉल्व करने में इजी होगा। नहीं तो इसमें आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मेरे से पहले देख लो कैसे बनाते हैं, फिर आप ट्राई करना। आप पहले एक काम करो, पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो होता कि नहीं है, फिर मेरा रिजल्ट चेक कर लो, ठीक है। तो देखो, इन दोनों का मुझे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। एक पूरा सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इस हाफ का मतलब इधर का एंगल दिया हुआ मुझे 60 डिग्री, तो इसका क्या होगा, 120 डिग्री होगा इसका, ठीक है ना। तो इसका भी 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऊपर वाला जो है ना रेजिस्टेंस, क्या बोल सकता हूँ उसको, मैं 20/3 बोल सकता हूँ ओहम। 20/3 ओहम बोल सकता हूँ ना, क्योंकि इधर देख के दिया हुआ है एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम, मुझे 20 ओहम दिया गया है, ठीक है। तो 60 60 60 260 है, तो 2 इधर एक 60 है, ठीक है। तो इधर एक 60 डिग्री, इधर 120 डिग्री। तो इसको मैं अगर करूँगा इस वायर के लिए सिर्फ, तो वो 20/3 होगा। सेम इसके लिए भी होगा, तो इसमें भी 20/3 ओहम होगा, ठीक है। और इधर दिया गया है, सॉरी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, रुको। हाँ, तो इधर दिया गया है, इधर सी डी वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है। तो इधर होगा 6 ओम। इसमें इसमें ऑब्वियसली बात है ना, 10/3 ओम का होगा, 10/3 ओम, 10/3 ओहम, ये भी 10/3 ओहम, ठीक है। तो मुझे तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो पहले लिख लेना चाहिए था, हेयर इक्विवेलेंट सर्किट। आपको बोर्ड्स में ऐसे लाइन लिख के आंसर करने हैं, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यार फिर तो मुझे करंट निकालने के लिए बोला एडी के, तो फॉर्मूला बिठा दो डायरेक्ट। 2 होगा ऊपर, नीचे 10/3 प्लस 10/3, तो 2/20/3, इधर हो जाएगा 6/20, और हो जाएगा 3/10। तो यही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर मिल चेक कर लेना हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस में, मतलब दो एक वायर का रेजिस्टेंस है इतना टेम्परेचर में और इतना टेम्परेचर में, कितना है 4:5 रेस्पेक्टिवली। तो मुझे बोला गया है फाइंड आउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट, मुझे निकालने को बोला गया है रेजिस्टेंस का, वायर का, ठीक है। इस वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने को मुझे बोला गया है। तो मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या होगा, आर थीटा माइनस आर नॉट बाई आर नॉट थीटा। ये है नॉर्मल
फॉर्मूला है, तो उससे मुझे सिंप्लीफाई करके निकालना पड़ेगा आर नॉट थीटा इक्वल टू आर थीटा माइनस आर नॉट, ऐसे निकालना पड़ेगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आर नॉट प्लस आर नॉट थीटा अल्फा, इधर आ जाएगा आर थीटा इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। ये आता कि नहीं? तो इस फॉर्मूला से मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक ना? तो कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, कैसे सॉल्व कर, सॉरी भाई टंग ट्विस्ट हो जाए। तो इधर है थीटा मुझे दिया गया है 15 और 37 डिग्री। तो आर 15 बाई आर 37 डिग्री इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस थीटा, ये 15 का है, ठीक है? तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आर नॉट 1 प्लस थीटा, ये 37 डिग्री का है, ठीक है? तो मुझे ये दिया गया है 4:5, तैरफॉर 4/5 इक्वल टू 1 प्लस थीटा, सॉरी 1 प्लस अल्फा थीटा 15 बाई 1 प्लस अल्फा थीटा 37। तो इधर इधर से इधर क्लासीफाई करता हूँ, ठीक है? इधर होगा 4 प्लस 4 अल्फा थीटा 37 इक्वल टू 5 ए प्लस 5 थीटा, सॉरी 5 अल्फा थीटा 15 होगा, ठीक है? 5 अल्फा थीटा 15 होगा इधर, ठीक है? तो इधर से क्या आ जाता है, अल्फा लेके 4 इंटू 37 माइनस 5 इंटू 15 इक्वल टू 1। देयरफॉर आता है थीटा इन, सॉरी क्या मतलब, इसको थीटा बोल रहा हूँ बार बार, अल्फा इंटू 73 इक्वल टू 1। देयरफॉर अल्फा का वैल्यू आ जाता है मेरे पे 1/1/37, ठीक है? तो यही होगा अल्फा का वैल्यू, ठीक है? क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट निकालने को बोला ना, तो ये निकालने को बोला, ठीक है? तो इसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चंस इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस, मतलब फार्मूला को थोड़ा एक्सपांड करो तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है? ये बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है, आ सकते, आने के चांस बहुत ज़्यादा है। आप एक काम करना, जब आप आंसर लिखोगे ना, आंसर के लास्ट में ऐसे लिख देना, मतलब क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसे मत लिखना है आंसर, ऐसे लिख के आंसर ऐसे मत लिखना, ठीक है? ऐसे लिखना टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistance is 1/73 per degree Celsius, ओके? 1/73 पर डिग्री सेल्सियस, ओके? ऐसे लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल ऑफ ईएमएफ ई and and internal resistance R gives a current 0.5 ampere with an external resistance 12 volt and a current, ठीक है? एक पार्ट खत्म, external resistance 12 volt and a current of 0.25 ampere with an external resistance 25 ohm. Calculate the internal resistance of the cell and EMF of the cell. मुझे internal resistance निकालने को बोला गया है और EMF of the cell निकालने को बोला गया है। तो मुझे पता है I इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो इधर से आ जाएगा 0.5 इक्वल टू ई, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ई बाई 12 प्लस आर, ठीक है? तो इधर से मेरा ई आ गया 6 प्लस 0.5 आर, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अगेन 0.25 के लिए इक्वल टू 0.25 इक्वल टू ई बाई 25 प्लस आर, तो इधर से मुझे मेरा ई आ गया 625, सॉरी 625 पॉइंट है ना, 6.25 आएगा, 6.25 प्लस 0.25 आर, ठीक है? तो इधर से 6 प्लस 0.5 आर इक्वल टू 6.25 हो जाएगा प्लस 0.25 आर हो जाएगा, और फिर फर्दर कैलकुलेशन करने पे 0.25 आर इक्वल टू 0.25, देयरफॉर आर इक्वल टू 1 ओम आ गया। देयरफॉर ई इक्वल टू 6 प्लस 0.5 इंटू 1, तो इधर से आ जाएगा 6.5 वोल्ट, इधर से EMF भी आ गया, ठीक है? मतलब बहुत हाईली चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेम टू सेम उठा देगा, लेकिन ऐसा दे सकता है कि कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इतना एक दे सकता है, ठीक है? भाई इस पार्ट के से नीचे वाला पार्ट ना देके इस पार्ट दे दिया, ऊपर वाला इतना दे दिया, दे के बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर निकालने को, ठीक है? तो देखना थोड़ा,
और मैं जितने भी क्वेश्चंस इधर कर रहा हूँ प्लीज़ खुद पहले ट्राई कर लेना फिर मेरे आंसर के साथ, क्योंकि बहुत क्या होता है, बहुत बुक्स में या बहुत जगह फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन उसमें मैंने जो ई बाई कैपिटल पर स्मॉल आर लिखा है ये ना होकर कुछ और मतलब यूज़ करे, तो उससे कंफ्यूज मत होना। पहले खुद इसलिए बोल रहा हूँ, पहले खुद अपना ट्राई करो, नहीं हो रहा तो बोलो मेरे इधर से देख लो, ठीक है। मेरा आंसर आ गया या तो पहले तुम ट्राई करो, तुम्हारा क्या आंसर है कमेंट में बोलो, ठीक है। अगर आंसर नहीं मैच हो तो कमेंट में बोलो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द चार्ज फ्लोज इन ए सर्किट हैविंग द फॉलोइंग टी आई ग्राफ इन टाइम t2। तो t2 में मुझे चार्ज फ्लो निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो मैं इधर बोल सकता हूँ हेयर टोटल चार्ज फ्लोज इन टाइम t2, या टोटल चार्ज फ्लोज इन टाइम t2। तो q इक्वल टू क्या होगा, देखो ब्रैकेट दे दिया, हाफ इंटू t1 इंटू i1, इस पार्ट का हाफ इंटू t1 इंटू i1 प्लस i1 इंटू t2 माइनस t1, ठीक है। कैसे हो समझा ना, दोनों का, ठीक है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर कमेंट करो, फर्दर सॉल्व करके आंसर कमेंट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6R इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर था, उसका रेजिस्टेंस 6R है, जिसको बेंड किया गया है एक सर्कल की शेप में। देन बोला गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के टू एंड्स में रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सपोज ये था, ठीक है, इसको किया गया ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे करूं, डायग्राम कर लो, इजी होगा, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर्स में ना डायग्राम की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थोड़े मतलब एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो डायग्राम दिया गया इसको अगर तुम इस शेप में मतलब अपने समझ अंडरस्टैंडिंग के शेप में ला सकते हो ना, इजी डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये 6R है रेजिस्टेंस, तो ऊपर हो जाएगा 3R, नीचे हो जाएगा 3R, ठीक है। तो मुझे पता क्या है, 1/R इक्विवेलेंट फॉर्मूला इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R, इधर हो जाएगा 2/3R। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 3R/2 और 1.5R, खत्म। तो इजी इजी क्वेश्चन से तुमको सिर्फ फॉर्मूला को मतलब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है V ऑफ द सेल विथ रेस्पेक्ट टू करंट जो कि है I। तो मुझे पता है E इक्वल टू V प्लस आई आर और V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो मुझे अगर ले लो I अगर ज़ीरो हो जाए देन तो V क्या होगा, V के बराबर हो जाएगा। अगर V ज़ीरो हो जाए तो I क्या होगा, E बाई आर के बराबर होगा। मतलब I इक्वल टू ई बाई आर, इसको हम आर नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ सपोज इधर मैंने I दे दिया, इधर V दे दिया, तो ग्राफ आएगा देखो ऐसे, इधर होगा E, इधर होगा I, ठीक है। देख लिया, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और जो सेकंड यूनिट है मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो कर तो पाऊंगा लेकिन मैं दे नहीं रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सैम्पल पेपर भी चेक किया, उसमें मतलब बहुत बार मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन घुमा के आए, बाय ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में
मैं फर्स्ट यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड थ्योरी पार्ट जो है डेरिवेशन एंड इम्पोर्टेंट जो लगते हैं इस बार आ ही सकते हैं, ठीक है, मैं डालने का कोशिश करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 का थ्योरी आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय।